हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता 2.0 में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में रहेगा। क्या होते हैं कैग के कार्य, क्या होती है इनकी शक्ति, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इन्हें शपथ कौन दिलाता है, ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो कैग क्या है। तो कैग जो होते हैं यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अगर बात कर लेते हैं ये क्या होते हैं, तो ये सार्वजनिक धन यानी सार्वजनिक धन जो होते हैं तो उनका लोक वित्त संरक्षक, यानी कि हमारा जो धन, जो सरकार हमारे धन को खर्च कर रही होती है तो वो धन सही जगह पर लग रहा है या नहीं, उस धन का कैसे व्यय हो रहा है, इसके बारे में कौन देखरेख करेगा। तो इस चीज़ के बारे में जो देखरेख करेंगे, इसके बारे में जो निगरानी रखेंगे, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखते हैं कि सरकार जिस धन का व्यय कर रही है वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारी जनता का संपत्ति का यानी सार्वजनिक धन का जो व्यय है या फिर जो प्राप्ति है तो उसका निगरानी कौन करते हैं, तो वो कैग करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कैग का पद क्या होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैग का पद, जितने भी ये सारे संवैधानिक पद हैं तो संविधान में इनकी चर्चा है। तो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत कैग का पद की बात कही गई है, यानी कैग का पद का चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 148 से लेकर अगर हम बात कर लेते हैं 151 तक कैग के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ इनके पद के बारे में बात की गई है, तो अनुच्छेद 148 में कैग का पद की चर्चा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, इनकी जो नियुक्ति होती है वो इनकी नियुक्ति मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। जब इनकी नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति के लिए एक अधिपत्र या वारंट जारी करते हैं, अधिपत्र या वारंट जारी करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी होता है, या फिर राज्यपाल के संदर्भ में नियुक्ति के संदर्भ में जब वारंट जारी होता है ना, अधिपत्र जारी होता है, तो इनकी नियुक्ति यानी कैग की नियुक्ति के संदर्भ में भी राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति किनके नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी करते हैं, अधिपत्र जारी करते हैं और नहीं करते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, क्योंकि नियुक्ति वो तो बहुत लोगों की करते हैं, बहुत सारे अधिकारी की करते हैं, तो पूछा जाता है कि किनकी नियुक्ति के संदर्भ में। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी नियुक्ति तो हो गई, ठीक है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देते हैं मंत्री परिषद के सलाह पर, लेकिन इनकी पद की जो है स्वतंत्रता होती है। अच्छा, ये इनकी जब नियुक्ति होती है तो आगे चलकर ये मंत्री परिषद का जो मंत्री परिषद जिस धन का व्यय करेंगे उसी का तो रिपोर्ट इन्हें देना होता है। तो एक नेचुरल जज की बात आती है यहाँ पे कि जो जिनकी सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है उन्हीं के बारे में जो है आगे चलकर ये अपनी निगरानी रखेंगे, उन्हीं के धन के व्यय के बारे में ये निगरानी रखेंगे। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं रहेगा यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि ये इनका जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं। तो ये जो होते हैं इनके बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि B.R. अम्बेडकर के अनुसार कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी ये होते हैं। अम्बेडकर के अनुसार, B.R. अम्बेडकर के अनुसार कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का पद जो है वो कैग का है। तो इतने महत्वपूर्ण अधिकारी का जो पद होगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्री परिषद के सलाह पर, तो इनका शपथ कैसे होता है। तो भैया, इनका जो शपथ है तो इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनका शपथ, इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, तो कैग को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसकी चर्चा अनुसूची 3 के तहत है। ठीक है, ये संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हैं। कैग जो है वो संविधान के प्रति अपनी निष्ठा का शपथ लेते हैं और इन्हें राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं कि ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो जब इन्हें त्यागपत्र देने की बात आती है
तो कैग अपना त्यागपत्र, जो इनकी नियुक्ति करते हैं, जो इन्हें शपथ दिलाते हैं, वही उन्हीं को ये है अपना त्यागपत्र देंगे। यानी कैग अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो कैग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। किसे देंगे कैग अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति महोदय को कैग अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल आयु तक होता है। 6 वर्ष या 65 साल आयु क्या है? देखिए, अगर कोई जो है 50 साल की आयु में कोई कैग बनते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनते हैं, तो 50 साल से लेकर 6 साल तक उनकी आगे जो है उनकी कार्यावधि रहेगी, उनका कार्यकाल रहेगा, यानी 56 साल तक। लेकिन अगर कोई 62 साल की एज में कैग बनते हैं तो वहाँ से वो 6 साल तक आगे नहीं रह सकते, क्योंकि 65 साल जो है वो उनकी रिटायरमेंट का एज है। रिटायरमेंट का जो है उनका वो समय निर्धारित किया गया है कि 6 साल तक या फिर 65 साल, यानी 65 साल आयु। आप 62 साल की आयु में बनते हैं, 63 की आयु में बनते हैं, तो वहाँ आप 6 साल के लिए कैग नहीं रह सकते। फिर 65 साल कंप्लीट होते ही आप रिटायर हो जाते हैं इस पद से। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये रिटायरमेंट के बाद, जब इनका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद ये किसी लाभ के पद पर ये नहीं हो सकते हैं, किसी सरकारी पद पर ये नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार के पद पर ये जो है ये मंत्री का पद संभाल सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के अनुसार के हिसाब से ये मंत्री का पद जो है ये ले सकते हैं। जैसे कि TN चतुर्वेदी थी, ये राज्यपाल रहे थे। क्योंकि ये मंत्री जो होते हैं इनके बारे में है कि ये जनता का सेवक होता है, ये जनता के सेवक होते हैं, वो लाभ का पद नहीं होता है। तो ये राज्यपाल हो सकते हैं, किसी मंत्री की पोजीशन पे ये जा सकते हैं, लेकिन किसी लाभ के पद पे, किसी सरकारी सर्विस पे ये नहीं जा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनको हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो इनकी हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े अधिकारी हैं कि जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जिनका शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, तो इनको हटाने की भी प्रक्रिया वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो उनको उनका जो है प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में लाया जाता है, फिर वहाँ से प्रस्ताव को पारित करना होता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कदाचार हो गया, अक्षमता हो गया, तो बहुत सारी बातें होती है जिससे कि उनको हटाया जाता है। ठीक वही प्रोसेस इनके ऊपर लागू होता है कि जब इनके साथ वो सारी बातें आती है तो इनको हटाने के लिए वही प्रक्रिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। तो कैग को हटाने की भी वही प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका वेतन। ठीक है, इन्होंने कार्य कर लिया, नियुक्ति हो गई, शपथ हो गया, इनका कार्यकाल हमने देख लिया, तो इनका वेतन। तो फ्रेंड्स, इनका जो वेतन है, कैग का जो वेतन है, वो भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। भारत की संचित निधि द्वारा भारित व्यय इनका वेतन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनका कर्तव्य क्या है। तो अनुच्छेद 149 के तहत कैग का कर्तव्य और इनकी शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, कैग जो होते हैं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 1 वर्ष के खर्च का हिसाब रखते हैं। ठीक है, तो दोनों के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के खर्च का, दोनों के व्यय का ये हिसाब रखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है। देखिए, 1950 से लेके 1976 तक कैग जो है वो भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम देखते थे। वो अकाउंटिंग भी देखते थे और ऑडिटिंग का भी काम देखते थे। लेकिन 1976 में एक मांग उठने लगा कि एक ही आदमी जो है ये दोनों काम नहीं देख सकता है, दिक्कतें आने लगी। तो अब क्या होता है ना कि ये भारत सरकार के लिए 1976 से लेकर अब तक ये भारत सरकार के लिए सिर्फ जो है ऑडिटिंग का काम देखते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का काम कोई और देखता है। तो 1976 से भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम कौन देखता है? तो वो CGA देखते हैं। ठीक है, 1976 से अकाउंटिंग का काम भारत सरकार के लिए CGA देखते हैं, जबकि ऑडिटिंग का काम जो है वो कैग ही देखते हैं। लेकिन राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने कहा
कि नहीं हम दो जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है कि राज्य सरकार के लिए कैग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम देखते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा कि राज्य सरकार के लिए कैग है या केंद्र सरकार के लिए है या फिर हर राज्य के लिए अलग अलग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे भारत में जो होता है वो एक ही कैग होता है। पूरे भारत की हम बात कर लेते हैं तो वो एक ही कैग होते हैं, ठीक है। इनकी बहुत शक्तियाँ होती है, इन्हें बहुत सारी पावर दे के रखा है, इन्हें कागजी शेर भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम कि अनुच्छेद 150 की अगर बात करें तो लेखा का प्रारूप यानी अकाउंटिंग के प्रारूप का निर्धारण की कैग जो है वो सिफारिश करते हैं, ठीक है, सिफारिश करते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 151 की। तो फ्रेंड्स 151 में है कि कैग जो है वो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देते हैं, ठीक है। कैग जब अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देते हैं तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखते हैं, ठीक है, संसद में संसद पे रखते हैं उसको। अब वहाँ से वो रिपोर्ट जो है वो लोक लेखा समिति इनकी रिपोर्ट की जांच करती है। अच्छा, लोक लेखा समिति आया है तो हम लोग लोक लेखा समिति के बारे में एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। अच्छा, लोक लेखा समिति इनके रिपोर्ट की जांच क्यों करती है? क्योंकि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया ना कि मंत्री परिषद के सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। तो जब ये अपना डायरेक्ट रिपोर्ट जो है लोक लेखा समिति को नहीं देते हैं, क्योंकि एक पोजीशन होता है ना, एक ओहदा होता है, तो ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। फिर वहाँ से एक प्रोसेस है, जाते जाते कहाँ तक जाता है, लोक लेखा समिति तक जाता है और वहाँ इनकी रिपोर्ट की जांच होती है। क्योंकि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, तो नेता होता है, फिर वहाँ इनके रिपोर्ट को जो है मान्यता दिया जाता है। तो कैग ने जो है बहुत सारे रिपोर्ट के बारे में हम लोगों को जो है अवगत कराया। जैसे अगर आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात कर लेते हैं तो वो इनके बारे में वो हम लोगों ने कैसे जाना, कैसे समझा इस चीज़ को, तो वो कैग के माध्यम से कैग ने जो अपना रिपोर्ट जारी किया उससे समझा है। अच्छा, लोक लेखा समिति को, कैग को जो है वो लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र, आँख कान के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र, आँख कान के रूप में कैग का कार्य करते हैं, कैग जो है कार्य करते हैं। तो ये तो बात हो गई कैग की। अच्छा, कैग को कुछ स्वतंत्रता भी दी गई। जैसे बात करते हैं कि उनकी नियुक्ति की, तो कैग का जो नियुक्ति होता है वो उनका चुनाव नहीं होता है, उनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि मंत्री परिषद के सलाह पर वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो मंत्री परिषद के सलाह पर ये चुने जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन्हें मंत्री परिषद की रिपोर्ट को ही तो दिखाना होता है ना। तो ये ना ही प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की बात आती तो जब ये अपना रिपोर्ट जारी करेंगे तो एक कॉमन सी बात है, एक नेचुरल बात है, तो वहाँ पे दिक्कतें आने लगती कि सरकार के फेवर में आपने काम करना होता है, बहुत सारी बातें आ जाती है, उसे आप अच्छे से समझते होंगे। तो इनकी नियुक्ति जो होती है, नियुक्ति की इनकी स्वतंत्रता है, ये किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रसाद पर्यंत नहीं रहते हैं। और बात कर लेते हैं कि इनको हटाने की, तो इनको हटाने की भी स्वतंत्र जो है वो उनका भी एक प्रोसेस है कि हटाने के लिए अच्छा प्रोसेस है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो व्यवस्था है, ठीक उनको भी ऐसे नहीं कि आपने एक लेटर लिख दिया और ये हट जाएंगे, तो ऐसा इतना आसान विधि नहीं है। मतलब संसद में इस चीज़ को लाना पड़ता है, वहाँ से प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है, तब जाके ये हट सकते हैं। मतलब अगर ऐसा नॉर्मल चीज़ रहेगा तो फिर तो रोज़ आएंगे जाएंगे, ठीक है। अगर वेतन की बात करें तो वो भी अच्छा प्रोसेस है संचित निधि द्वारा। अच्छा, पद त्याग की बात है तो ये अपना पद त्याग भी करेंगे, तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति को अपना ये पद त्याग करेंगे, ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद ये किसी सरकारी पद पर ग्रहण नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के बारे में जब ये अपना रिपोर्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे ये अपना राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे, फिर वो संसद के पटल में आएगा। ठीक उसी तरह से अगर राज्य सरकार की बात करते हैं तो फिर ये राज्यपाल को देंगे, फिर वहाँ विधानमंडल में आएगा और सेम प्रोसेस जो है वो चलेगा, ठीक है। केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ राष्ट्रपति को देंगे, राज्य सरकार की बात करें तो राज्यपाल को देंगे, फिर विधानमंडल से आगे का इनका प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, अभी अगर हम बात कर लेते हैं कि अभी
भारत के पहले कैग कौन थे, तो नरहरि राव थे। अभी ये वर्तमान की अगर हम बात कर लेते हैं तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। तो ये कैग से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो से देखने के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।